CH51 प्रिया और रुद्राक्ष की शादी की सच्चाई रूही के सामने, रूही के पैनिक अटैक। एक सर्वेंट ने जाकर दरवाजा खोला। रूही के साथ साथ सभी दरवाजे पर ही देख रहे थे कि आखिर कौन है। वही डोर पर देखते ही सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। दादाजी का तो अखबार ही हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। अंश और राघव ने रूही की तरफ देखा। वह भी कंफ्यूजन से डोर की तरफ ही देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वह कौन है। असल में गेट पर और कोई नहीं, प्रिया खड़ी थी जो कि बहुत ज्यादा खुश दिख रही थी क्योंकि उसे लगा दादाजी यहाँ पर रुद्राक्ष को मनाने आए हैं शादी के लिए, क्योंकि उसके पापा ने दादाजी पर जोर देकर कहा था कि अगर रुद्राक्ष शादी के लिए नहीं मान रहा तो वह प्रिया की शादी कहीं और करवा देंगे। अब ऐसे तो पूरी जिंदगी उसे घर में नहीं रख सकते, इसीलिए प्रिया को लगा कि दादाजी रुद्राक्ष को शादी के लिए मनाने आए हैं। हालांकि यह प्रिया और उसकी पापा का प्लान था जिससे दादाजी जल्द से जल्द उसकी शादी रुद्राक्ष से करवा दे। फ्लैशबैक। प्रिया राठौर पैलेस में गई थी ताकि वह कंफर्म कर सके कि दादाजी ने उसकी शादी के लिए रुद्राक्ष को मनाया या नहीं, लेकिन वह जैसे ही पैलेस पहुंची तो उसे दादाजी कहीं नहीं मिले। तभी उसने एक सर्वेंट से पूछा कि दादाजी कहाँ गए। सर्वेंट को पता था प्रिया दादाजी के लिए बहुत खास है, वह अक्सर उनसे मिला करती थी या ये कहीं कि उनकी चापलूसी किया करती थी, इसलिए सर्वेंट ने सर झुकाकर प्रिया से कहा, मैं दादाजी एक हफ्ते से किन के साथ राठौर विला में ही रह रहे हैं। ये जानकर प्रिया बहुत खुश हो गई। उसने उसे सर्वेंट को जानने का इशारा किया क्योंकि उसे लगा कि दादाजी वहां पर रुद्राक्ष को मनाने के लिए गए हैं, क्योंकि वह कभी भी इतने दिन तक रुद्राक्ष के साथ नहीं रहते थे। वह हमेशा राठौर पैलेस में ही रहते थे, लेकिन इस बात से अनजान इस बार वह उनकी गुड़िया के पास रह रहे हैं। उनके लिए तो वह बहाने बनाकर ऑफिस भी जाते हैं। वही रुद्राक्ष उन सभी को चाहिए कितने भी काम बता दे या फिर कोई काम करने को कहीं उनमें से कोई नहीं करता था, उन्हें चाहे कुछ भी बहाना बनाना पड़े। लेकिन जब से रूही आई थी तब से वह जो काम नहीं करना था वह भी करने लगे थे। रुद्राक्ष से डांट खाते थे लेकिन फिर भी रूही के आसपास रहते थे। रूही वही डाइनिंग टेबल के पास खड़ी होकर डोर पर देख रही थी कि आखिर ये लड़की कौन है, क्योंकि उसके हिसाब से घर में कभी किसी लड़की का जिक्र नहीं हुआ था, तो फिर यह कौन है। वही प्रिया बड़ी सी स्माइल लेते हुए अंदर उन सब की तरफ जाने लगी। उसे देखकर सभी खड़े हो गए थे। अंश और राघव के चेहरे पर चिढ़ साफ दिख रही थी। वही आरव एक बार प्रिया को देखा, एक बार रूही को। उसे भी प्रिया से बहुत ज्यादा चिढ़ हो रही थी, लेकिन रुद्राक्ष के चेहरे पर भाव गुस्से भरे थे, जैसे वह भी प्रिया को जान से मार देगा। वही सबसे अलग दादाजी के चेहरे पर प्रिया के लिए नफरत और घिन भरे भाव थे, क्योंकि कितने दिन से वह उनके आगे पीछे चापलूसी कर रही थी। अगर रूही नहीं होती तो दादाजी कुछ भी करके प्रिया की शादी रुद्राक्ष से करवा देते। हालांकि रुद्राक्ष शुरू से ही प्रिया की सच्चाई जानता था, लेकिन फिर भी वह किसी मामले में नहीं ना चाहता था, इसलिए उसने आज तक दादाजी को नहीं बताया था। अभी प्रिया की सच्चाई जानने के बाद तो दादाजी को उसके नाम से भी नफरत हो रही थी कि कैसे उनके सामने सती सावित्री बनती है और बाहर रात में जाकर क्या क्या करती है। कहाँ उसके बाप ने दादाजी के सामने अपनी बेटी के संस्कारों की पूरी कहानी लिख दी थी और कहाँ वह अलग अलग लड़कों के साथ रातें बताती फिर रही थी। प्रिया ने आगे बढ़कर अपना वही सती सावित्री का नाटक चालू करते हुए दादाजी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, लेकिन दादाजी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। प्रिया को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि दादाजी हमेशा उसे अच्छे से आशीर्वाद देते थे। प्रिया ने इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते थे। आरव, अंश और राघव को हेलो कहा, लेकिन उन्होंने भी कोई रिस्पांस नहीं दिया। प्रिया को कुछ खटकने लगा कि आखिर क्या हुआ, वरना दादरी तो खुद इन सब को डांट कर हमेशा उससे अच्छे से बात करने के लिए कहते थे। वही वह रुद्राक्ष को देखकर शर्माने लगी, जैसे बेचारी आज तक कभी लड़कों के करीब ही नहीं गई। बहुत ही सुशील और संस्कारी लड़की है। इतनी ही देर में रूही जो डाइनिंग टेबल पर प्रिया को देख रही थी वह भी उन सबके पास आ गई। वह अंश राघव के साइड में खड़ी हो गई और प्रिया को देखने लगी। प्रिया की नज़र भी रूही पर पड़ी तो वह देखते ही रह गई, क्योंकि सच में रूही बहुत खूबसूरत थी। एक बार के लिए देखने वाला देखता ही रह जाता था। प्रिया को रूही से जलन हो रही थी कि आखिर बिना मेकअप के भी वह कितनी खूबसूरत है। उसने आज तक रूही जितनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी और बिना मेकअप के तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अब उसे यह कन्फ्यूजन था कि आखिर रूही यहाँ क्या कर रही है, वह कौन है। आज तक यहाँ आने की परमिशन तो उसे भी नहीं थी, फिर ये लड़की क्या कर रही है। आज वह भी यहाँ दादाजी की वजह से आई थी, क्योंकि उसे पता था दादाजी इस बचा लेंगे। दादाजी वही अपने सोफे पर बैठ गई। प्रिया ने उनकी तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहा, दादाजी पापा ने कहा है कि अब वह और वेट नहीं करेंगे, इसलिए आप उन्हें जल्द से जल्द अपना फैसला बता दीजिए। लेकिन मैं आपके पास रहना चाहती हूँ, इसलिए आपने शादी के लिए पूछा या नहीं, क्या आपने शादी के लिए मना लिया। रूही को उसकी बात थोड़ी अटपटी लगी कि आखिर वह किसकी शादी की बात कर रही है, क्योंकि जहाँ तक उसे पता था यहाँ कोई ऐसा नहीं था जो प्रिया को जानता हूँ या फिर उसे अच्छे से देख भी रहा हूँ, तो वह किस शादी करने की बात कर रही है। रूही समझने की कोशिश कर रही थी।
वही उसकी बात सुनकर अंश की आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि उसे अच्छे से पता था रूही कितनी ज्यादा सेंसिटिव है। जब उसे पता चलेगा कि यह लड़की रुद्राक्ष की शादी की बात कर रही है तो उसे पर क्या बीतेगी। इसीलिए वह यही प्रार्थना कर रहा था कि रूही के सामने प्रिया का सच कभी ना आए, बस वह यहाँ से जल्दी दफा हो जाए। लेकिन कहते हैं जो होना होता है वह होकर रहता है। प्रिया ने घुटनों के बल बैठकर दादाजी के हाथ रखकर कहा, दादाजी आज आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? अपने रुद्राक्ष को शादी के लिए मनाया या नहीं? अपने पापा से वादा किया था कि आप बहुत जल्द रुद्राक्ष को मेरी शादी के लिए मनाएंगे। अपने ही तो कहा था कि आप बहुत जल्द मुझे बहू के रूप में देखना चाहते हैं, इसीलिए पापा ने मुझे भेजा था ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि आपने रुद्राक्ष को शादी के लिए मनाया या नहीं। प्रिया की बात सुनकर राघव और अंश ने अपना सर पकड़ लिया। रुद्राक्ष और आरव का तो गुस्से से बुरा हाल हो रहा था कि आखिर इस लड़की ने कितने बड़े बड़े सपने देख रखे हैं। वही दादाजी को उससे अब नफरत हो रही थी कि आखिरकार उसने इस जैसी लड़की से बात भी कैसे की। सभी अपने ख्यालों में थे, तभी कुछ गिरने की आवाज आई। सभी ने कर उठाकर देखा तो रूही ने लड़खड़ाते हुए पास रखी टेबल का सहारा लेकर पकड़ लिया, जिस वजह से उसे पर रखा शोपीस गिरकर टूट गया। रूही की आंखों में बेहतास आंसू थे जो झरने की तरह बह रहे थे, क्योंकि उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि रुद्राक्ष की शादी किसी और लड़की के साथ, यहाँ तक कि दादाजी ने उससे वादा किया है शादी का। रूही की हालत देखकर दादाजी जल्दी से अपनी जगह से खड़े हुए। प्रिया का हाथ उनके हाथ से छूट गया। प्रिया भी रूही की तरफ देखने लगी कि आखिरकार ये लड़की कौन है। जिस समय से देख रहे हैं रूही के लिए सभी के चेहरे पर फिक्र प्यार, वही रुद्राक्ष की आंखों में जुनून और पागलपन था जो प्रिया अच्छे से देख पा रही थी, लेकिन उसे अभी तक ये पता नहीं चला था कि आखिर रूही है कौन। अंश ने रूही की तरफ देखकर कहा, जाना मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करो, ये बहुत पहले की बात है, अब ऐसा कुछ नहीं है। राघव ने भी रूही को समझाते हुए कहा, गुड़िया एक बार पहले ठंडे दिमाग से पूरी बात सुनो, उसके बाद जो तुम्हें करना है कर लेना, लेकिन पूरी बात जाने बिना कोई भी रिएक्ट करना या कोई भी फैसला लेना अच्छी बात नहीं है। आरव ने अपने कदम रूही की तरफ बढ़ते हुए कहा, परी देखो बच्चा ऐसे रोते नहीं है, पहले तुम पूरी बात सुनो, उसके बाद जो भी फैसला लेना हो ले लेना, लेकिन उससे पहले किसी भी नतीजे पर मत पहुंचाना। रूही ने सभी की तरफ देखकर बड़ा बढ़ाते हुए कहा, शादी दूसरी शादी तो फिर मैं यहाँ क्या करूँगी? मुझे यहाँ नहीं रहना। जब दादू ने वादा कर ही दिया तो मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से जानना है। रूही की बात सुनकर दादाजी के साथ साथ सभी के कान खड़े हो गए, क्योंकि रूही वहाँ से जानने की बात कर रही थी। अब दादाजी को अपनी ही गलती का पछतावा हो रहा था कि क्यों उन्होंने बिना प्रिया की सच्चाई जान इतना बड़ा फैसला लिया, जिसकी वजह से आज उनकी गुड़िया हट हुई थी। कोई कुछ कहता उससे पहले ही प्रिया ने सबकी तरफ देखकर कहा, दादाजी मैं तो पूछना ही भूल गई, यह कौन है? मैं आज से पहले तो इसे यहाँ नहीं देखा। क्या ये कोई नई सर्वेंट है या आपकी केयरटेकर? क्योंकि आज से पहले से मैंने कभी नहीं देखा। प्रिया की बात सुनकर सभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। रूही ने उसकी बात सुनी, उसे पिछले 3 महीना की सारी बातें याद आ गई तो उसने रोते हुए कहा, हाँ मैं कौन हूँ? क्या वजूद है मेरा? एक सर्वेंट, एक नौकर, एक मिस्ट्रेस, इससे ज्यादा क्या वजूद है मेरा? कोई नहीं हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ सर्वेंट हूँ, क्योंकि वाइफ बनने का हक तो किसी और का है, तो फिर मैं कैसे? रूही की बात सुनकर सभी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि रूही बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी। अंश ने तुम्हार बढ़ाते हुए कहा, जाना पैनिक नहीं कर रही है, इसका मतलब उसे पैनिक अटैक्स आ रहे हैं जो कि उसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। अगर जल्दी से जल्दी जाना को नॉर्मल नहीं किया गया तो वह कोमा में जा सकती है, डॉक्टर ने यही बात तो मुझे कही थी। वही रूही को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन अंश की बात सुनकर सभी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। दादाजी को अब खुद की गलती का पछतावा हो रहा था, लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी रूही को शांत करवाना था। लेकिन रूही को देखकर नहीं लग रहा था कि वह शांत होगी, क्योंकि वह बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी। रूही के हाथ पैर कांपने लगे थे, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह लगातार पीछे की तरफ जा रही थी, जहां पर कुछ देर पहले उसके पीछे शोपीस टूटकर बिखर गया था, जिसके कांच के टुकड़े रूही के पीछे बिखरे हुए थे। रूही लगातार अपने कदम पीछे ले रही थी, वह एक और कदम पीछे उठाती तो उसका पर कांच पर पड़ता। यही देखकर सभी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, लेकिन उससे पहले ही सभी का ध्यान ऊपर रूही की तरफ गया तो सभी ने राहत की सांस ली, क्योंकि रुद्राक्ष ने रूही की कमर से पकड़ कर उसे उठाया और दूसरी तरफ खड़ा कर दिया, लेकिन रूही लगातार उसे छूटने की कोशिश कर रही थी। प्रिया का तो खून खौल गया, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की है कौन जिसके लिए रुद्राक्ष और पूरी फैमिली इतनी ज्यादा रिएक्ट कर रही है। रूही ने अपने आप को छुड़ाते हुए कहा, छोड़ो छोड़ो मुझे, मैं कोई नहीं हूँ, मैं एक सर्वेंट हूँ, छोड़ो मुझे, छोड़ दो, मुझे जानना है, यहाँ नहीं रहना, छोड़ो प्लीज लीव मी। रूही की बात सुनकर रुद्राक्ष ने उसे छोड़ने की बजाय उसे अपने सीने से कसकर लगा लिया और प्यार से उसके बालों में हाथ फिराते हुए कहा, रूह शांत हो जाओ, तुम सर्वेंट नहीं, तुम मेरी जान हो, तो तुम अपने आप को सर्वेंट कैसे कह सकती हो?
प्रिया तो जैसे सदमे में पहुंच गई थी, लेकिन रूही पर रुद्राक्ष की बातों का असर नहीं हुआ। वह लगातार उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और बस यही कह रही थी कि यह कोई नहीं है, ना उसका कोई है, वह अकेली है, उसे यहाँ नहीं रहना है। रुद्राक्ष ने महसूस किया कि रूही धीरे धीरे ठंडी पड़ती जा रही है। रुद्राक्ष ने रूही के सर पर प्यार से किस करते हुए कहा, जान, ऐसे कैसे तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो? तुम अकेली कैसे हो? तुम्हारा रुद्र तुम्हारे पास है, तुम तो रुद्र की रूह ही, और तुम ही तो कहती थी रुद्र की रूह और रूह का रुद्र, फिर तुम अपने आप को अकेला कैसे कह सकती हो? क्या तुम अपने रुद्र को छोड़कर चली जाओगी? वही रूही के कानों में जैसे ही रुद्र की रूह ये शब्द गया, वह बिल्कुल शांत हो गई। उसने कसकर रुद्राक्ष को गले लगा लिया ताकि वह उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सके, लेकिन रुद्राक्ष को रूही की हालत देखकर प्रिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वही प्रिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। खून खौल उठा था कि आखिर कैसे उसके इतने प्लान बनाने के बावजूद भी रुद्राक्ष किसी और को जान कह सकता है। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि रूही रुद्राक्ष की वाइफ है। प्रिया ने गुस्से से तमतमाते हुए कुछ खाने के लिए अपना मुंह खोल तभी हाल में एक जोरदार आवाज गूंज उठी। इसी के साथ अंश और राघव तो मुंह खोले उधर ही देखने लगी। रूही ने भी अपना छोटा सा चेहरा रुद्राक्ष के सीने से निकलकर आवाज की तरफ देखा। रुद्राक्ष के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई थी। यही हाल आरव था। इस वक्त उसके चेहरे पर भी एक शातिर मुस्कान थी। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लग रही हो, यूज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। CH52 प्रिया की बेइज्जती और सच, शैतान की प्यारी सी क्यूट सी लिटिल वाइफ, चेहरा बाहर मत निकलना वरना। हाल में एक जोरदार आवाज गूंज उठी। इसी के साथ अंश और राघव तो मुंह खोले उधर ही देखने लगी। रूही ने भी अपना छोटा सा चेहरा रुद्राक्ष के सीने से निकलकर आवाज की तरफ देखा। रुद्राक्ष के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई थी। यही हाल आरव था। इस वक्त उसके चेहरे पर भी एक शातिर मुस्कान थी, क्योंकि प्रिया रुद्राक्ष रूही को ऐसे देखकर कुछ कहने वाली थी। उससे पहले दादाजी को हालात देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिस वजह से उन्होंने बिना प्रिया की बात सुनेगी एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिसकी वजह से प्रिया का चेहरा एक तरफ झुक गया। प्रिया को इस बात की हैरानी थी कि दादाजी ने उसे थप्पड़ मारा। प्रिया ने अपनी हैरानी छुपाते हुए अपनी आंखों में आंसू लगाते हुए दादाजी की तरफ देखकर कहा, दादाजी आपने मुझे मारा, लेकिन क्यों? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर आपने मुझ पर हाथ उठाया। आप तो किसी को मुझे कुछ बोलते भी नहीं देते थे, फिर आपने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? दादाजी अच्छे से प्रिया की एक्टिंग देख रहे थे। सच में प्रिया बहुत अच्छी एक्टर थी। अगर वह फिल्मों में ट्राई करती थी आज एक सक्सेस एक्टर बन चुकी होती। दादाजी ने प्रिया की बात पर कोई जवाब न देते हुए रूही की तरफ गए। उन्होंने रूही के सर पर प्यार से हाथ फेर कर कहा, गुड़िया, हम रुद्राक्ष की शादी प्रिया से करवाना चाहते थे पहले, लेकिन रुद्राक्ष ने कभी भी शादी के लिए हाँ नहीं कहा था और ना ही कभी कहता, इसलिए तुम रोना बंद करो, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले रहा। वही प्रिया तो बिल्कुल स्तंभ हो गई थी। आखिरकार दादाजी उसकी बात का जवाब दिए बिना उसे लड़की के पास चले गए। ऊपर से रुद्राक्ष ने उसे गले लगा कर खड़ा कर रखा है। प्रिया को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा रूही पर कि आखिरकार सब कुछ इसी की वजह से हुआ है, वरना तो सब कुछ ठीक चल रहा था। दादाजी उसकी शादी रुद्राक्ष से करवाने वाले थे, पर बीच में ही कहां से आ गई। प्रिया ने अपनी आंखों में मगरमच्छ के आंसू लिए हुए दादाजी के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने रोते हुए कहा, दादाजी आप कैसी बात कर रहे हैं? आप तो मेरी शादी रुद्राक्ष से करवाने वाले थे, फिर अब क्या हुआ और ये लड़की कौन है? दादाजी ने गुस्से में प्रिया की तरफ पलटते हुए कहा, करवाने वाला था, लेकिन कार्रवाई नहीं और ना ही कभी होगी, और इस लड़की से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। अब तो प्रिया के गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। प्रिया ने आंखों में नकली आंसू लाते हुए गुस्से से कहा, यह आप कैसी बात कर रहे हैं दादाजी? आप तो शुरू से ही कह रही थी कि कुछ भी हो जाए आप रुद्राक्ष को शादी के लिए मना लेंगे। अब मुझे पता चला आप मेरी शादी रुद्राक्ष से क्यों नहीं करवाना चाहते। इस लड़की की वजह से यही है सारे फसाद की जड़, लेकिन जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। इस बार रूही ने अपना चेहरा रुद्राक्ष की चेस्ट से बाहर निकलते हुए प्रिया की तरफ देखकर गुस्से से कहा, शादी होने वाली थी लेकिन हुई नहीं है और ना ही कभी होगी, वरना ही कभी रुद्र मानेंगे। और हाँ, तुमने सही कहा, यह शादी न होने की वजह मैं ही हूँ, लेकिन तुम मुझे जानती नहीं हो। रुद्राक्ष को तो रूही का जवाब बहुत अच्छा लग रहा था। उसने आगे बढ़कर रूही के माथे पर किस किया और उसके बाद सहलाने लगा। सभी रूही का जवाब बहुत अच्छा लगा, सभी के चेहरे पर स्माइल आ गई। लेकिन प्रिया गुस्से से फटने वाली थी। उसने गुस्से से सिखाते हुए अपनी असली रूप में आते हुए रूही से कहा, यू ब्लडी
रास्कल, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे जवाब दो। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को कैसी होती है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। तुम्हारी औकात तो सर्वेंट बनने के लायक भी नहीं है। तुम अपने आप को महारानी समझ रही हो। पता है मेरे पापा तुम जैसी हजारों लड़कियां मेरे लिए सर्वेंट रख सकते हैं और तुम मुझे जवाब दे रही हो। तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम जैसी चिप घटिया लड़कियां पैसों के लिए ये सब कुछ कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम तो पैसों के लिए अपने आप को भी भेज सकते हो, क्योंकि तुम जैसे चिप लोगों का कैरेक्टर नहीं होता। तुम जैसी कैरेक्टर इस लड़कियों के तो मैं मुंह भी लगा पसंद नहीं करती, इसलिए अपनी औकात देखकर बात किया करो। प्रिया की बात सुनकर सभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। रुद्राक्ष तो पूरे शैतानी रूप में आ चुका था। उनमें से कोई कुछ बोलना या रूही कुछ कहती उससे पहले ही आरव ने गुस्से से उबलते हुए पीछे से प्रिया के बाल पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। प्रिया संभाल नहीं पाए और वही फ्लोर पर गिर गई। उसके होठों से खून निकलने लगा। कुछ देर के लिए तो प्रिया सुन्न हो गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार आज ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। वह तो यहाँ इस बार शादी पक्की करने के लिए आई थी, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। आरव घुटनों के बल वहीं बैठ गया। उसने कसकर प्रिया के बाल पड़ते हुए उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया। एक पल के लिए तो प्रिया आरव को देखकर डर गई थी, क्योंकि आरव भी इस वक्त किसी शैतान से काम नहीं लग रहा था। आतक ने उसके बालों को कसकर पड़ते हुए अपने दांत पीसकर एक एक शब्द पर जोर देते हुए प्रिया से कहा, तुम जिसकी औकात की बात कर रही हो उसकी औकात तुमसे लाख गुना ज्यादा है। उसकी और तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है। उसे पैसे के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसके पास इतना पैसा है वह तेरे और तेरे बाप जैसे लाखों को भीख मांगने पर मजबूर कर सकती है। वह अपने आप को महारानी समझ नहीं रही है, वह इस घर की प्रिंसेस है। हर किसी को अपने तराजू में तोलना और अपनी तरह मनाना जरूरी नहीं। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे कैरेक्टरलेस बोलने की? तुम उसे क्या मुंह लगाओगी? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम उसके आसपास भी खड़ी हो सको। प्रिया को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रूही कौन है और यह सब अचानक उसके साथ क्या हो रहा है। प्रिया ने अपने आप को संभालते हुए आरव से कहा, आखिर है कौन ये लड़की जिसकी वजह से सभी इतना वॉरेड बिहेव कर रहे हैं? प्रिया ने यह बात आराम से पूछी थी, क्योंकि आरव की पावर भी रुद्राक्ष से काम नहीं थी। वह दोनों साथ ही बिजनेस करते थे और साथ ही अंडरवर्ल्ड में काम करते थे। बस रुद्राक्ष बेरहम और बेदर्द इंसान था, जिस वजह से उस सभी बहुत ज्यादा डरते थे। यहाँ तक कि दादाजी और ये तीनों भी कभी कभी रुद्राक्ष से बहुत ज्यादा डरते थे जब वह ज्यादा गुस्से में होता था, क्योंकि सभी यही कहते थे आर जैसी बेरहम मौत इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। ये बात सच भी थी। बस रूही के आने के बाद रुद्राक्ष ने गुस्सा करना कम कर दिया था। वह बहुत कम गुस्सा किया करता था, या ये कहे कि रूही के सामने अपने गुस्से को कंट्रोल किया करता था। आरव ने हंसते हुए कहा, अच्छा तुम्हें जानना है कि आखिर वह लड़की कौन है? तो सुनो, वह लड़की ओबरॉय फैमिली की प्रिंसेस है, हमारी जान है। तो उसे तुम्हारी तरह या तुम्हारे बाप की तरह ऐसे और पावर की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा और पावर है कि वह पलक झपकाते ही तुम्हें बर्बाद कर सकती है। तभी राघव ने आगे आते हुए कहा, हाँ और मेरी गुड़िया है। प्रिया का तो इतना जानकार ही होश उड़ गया था कि उसने जिसे इतना सब कुछ सुनाया वह लड़की कौन है, क्योंकि आरव की बात झूठ नहीं थी। उसके पास से खुद इतना पैसा और पावर था कि वह खड़े खड़े ही प्रिया को बर्बाद कर सकती थी, या ये कहे कि उसके जैसे ना जाने कितने को बर्बाद कर सकती थी। तभी अंश ने आगे आते हुए कहा, अरे तुम्हारे तो इतनी जानकर ही होश उड़ गए, तुम तो इतने में ही सदमे में पहुंच गए। आगे क्या होगा और जानना चाहती हूँ कि आखिर ये लड़की कौन है? तो चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये लड़की राठौर फैमिली की जान है, मेरी जाना, मेरी दोस्त, मेरी क्यूट सी लिटिल सी भाभी और मेरी सब कुछ। अंश की बात प्रिया के समझ नहीं आई। वह हैरानी से अंश की तरफ देखने लगी। अंश ने उसके हाव भाव समझकर उसकी तरफ देखकर एक स्माइल के साथ कहा, अरे अच्छा मैं तुम्हें साफ साफ नहीं बताया, चलो बात ही देता हूँ। वह रुद्राक्ष भाई की क्यूट सी प्यारी सी लिटिल वाइफ है, जिस भाई बहुत प्यार करते हैं। उसे हिसाब से उसकी औकात इस दुनिया में सबसे ज्यादा है, क्योंकि जो औकात उसे बेरहम इंसान की है वही रूही की है। प्रिया तो लगभग पूरी तरीके से बेहोश होने की कगार पर थी, क्योंकि उसे अंश की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने दादाजी की तरफ देखकर कहा, दादाजी यह सब क्या है? अपने पापा से कहा था कि आप मेरी शादी रुद्राक्ष से करवाएंगे, फिर यह सब क्या है? अभी भी प्रिया के मन में एक उम्मीद थी, शायद ये सब झूठ है, लेकिन ये सिर्फ उसके मन का यहम था। दादाजी ने नफरत से प्रिया की तरफ देखते हुए कहा, तुमसे शादी, मुझे तुम्हारी सच्चाई नहीं पता थी, वरना मैं तुम्हें विला के अंदर भी नहीं घुसने देता। तुम जैसी लड़कियां किसी के घर की बहू बनने के लायक नहीं है। अरे तुम्हें तो खुद कहीं डूबकर मर जाना चाहिए। इतनी अयाशियां करने के बाद भी तुम कह रही हो मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाऊं। तुम्हारे बाप ने तो तुम्हारे संस्कारों पर पूरी किताब लिख दी थी, लेकिन तुम्हारे संस्कार तो क्लब में देखने को मिलते हैं। क्लब का नाम सुनते ही प्रिया को और सदमा लगा। उसने फिर भी ना समझ बनते हुए कहा, दादाजी आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। राघव ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं चुड़ैल की, मैं अभी तुम्हें तुम्हारी करतूत लाइव दिखा देता हूँ, तुम अच्छे से एंजॉय कर लेना।
राघव की बात सुनकर सभी को हंसी आ रही थी। अंश ने उसके सर पर मरते हुए कहा, तुमने इसका नाम कब चेंज किया? पहले तो डायन बुलाता था। राघव ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अरे यार क्या करूं, आज मुझे ये चुड़ैल की तरह लग रही है। देसा, इसका पूरा मेकअप जैसे रात में चुड़ैल घूमती है वैसी लग रही है, इसलिए मैंने इसका नाम चेंज कर दिया। पर तू बता मुझे, तुझे नाम कैसा लगा? अंश ने सिटी बजाते हुए कहा, एकदम जबरदस्त, वह मेरे भाई का नाम निकला है, मान गए तुझे। सभी उन दोनों की एक्टिंग देख रहे थे कि कैसे प्रिया के नाम को लेकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। राघव ने शर्माते हुए कहा, चल अब ज्यादा तारीफ मत कर, अब इस चुड़ैल को इसके डायन वाले कारनामे तो दिखने दे ताकि है लाइव एंजॉय कर सके। बेचारी को पता नहीं है ये डायन से चुड़ैल बनती है तब भूल जाती है। इतना का करे राघव ने वह वीडियो सामने लगी एलईडी में चालू कर दिया। वह लगभग दीवार के जितनी बड़ी थी, जिसमें प्रिया का पूरा चेहरा अच्छे से दिख रहा था। रूही भी अपना चेहरा निकाल कर देखना चाहती थी कि आखिर राघव ने टीवी पर क्या लगाया है। रुद्राक्ष ने उसका चेहरा वापस अपनी चेस्ट से लगाते हुए उसे घूरते हुए कहा, अगर तुमने अपना चेहरा निकाल कर कुछ देखने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब तक मैं ना कहूं तब तक अपना चेहरा बाहर मत निकालना। रूही बेचारी का मुंह बन गया, लेकिन उसे पता था अगर रुद्राक्ष की बात नहीं मानी तो वह उसका वह तड़पने वाला टॉर्चर नहीं सह पाएगी, जिसमें रुद्राक्ष से बिना हाथ लगाए प्यार में इतना तड़पता था कि बेचारी की हालत खराब हो जाती थी। वही टीवी पर चल रहे वीडियो को देखकर दादाजी ने अपना चेहरा घूम लिया। वही अंश, राघव, आरव और रुद्राक्ष के चेहरे पर शैतानी स्माइल थी। प्रिया तो जैसे वीडियो देखकर एकदम सुन्न हो गई। उसे अब यहाँ से अपनी जान बचाकर भागना ही ठीक लगा। उसने बिना देरी करते हुए वहां से उठकर भागने लगी। उससे पहले ही रुद्राक्ष ने बॉडीगार्ड को इशारा किया, जिन्होंने झट से प्रिया को पकड़ लिया। अब प्रिया उन सबसे भीख मांग रही थी कि उसे छोड़ दे, वह कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगी। लेकिन रुद्राक्ष तो रुद्राक्ष था, जिसके सामने माफी जैसा शब्द नहीं था, उतना ही गलती करने वालों को छोड़ने का शब्द था। उसके लिए सिर्फ गलती की एक ही सजा थी, उसकी बेरहम मौत, जो कि वह खुद अपने हाथों से देता था कि देखने वाले की रूह भी कांप चाहिए। CH-53 रुद्राक्ष का प्लेन, तुम्हारे होते हुए मेरे बच्चे दुनिया में नहीं आएंगे। रुद्राक्ष की अनएक्सपेक्टेड वर्क। प्रिया तो जैसे वीडियो देखकर एकदम सुन्न हो गई। उसे अब यहाँ से अपनी जान बचाकर भागना ही ठीक लगा। उसने बिना देरी करते हुए वहां से उठकर भागने लगी। उससे पहले ही रुद्राक्ष ने बॉडीगार्ड को इशारा किया, जिन्होंने झट से प्रिया को पकड़ लिया। अब प्रिया उन सबसे भीख मांग रही थी कि उसे छोड़ दे, वह कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगी। लेकिन रुद्राक्ष तो रुद्राक्ष था, जिसके सामने माफी जैसा शब्द नहीं था, उतना ही गलती करने वालों को छोड़ने का शब्द था। उसके लिए सिर्फ गलती की एक ही सजा थी, उसकी बेरहम मौत, जो कि वह खुद अपने हाथों से देता था कि देखने वाले की रूह भी कांप चाहिए। रुद्राक्ष ने प्रिया को उसकी असली जगह दिखा दिया, ये कहीं कि उसकी असली जगह पहुंचा दिया, जिसका वह इतने दिन से इंतजार कर रहा था। बॉडीगार्ड घसीटते हुए प्रिया को बेसमेंट में ले गए। इस वक्त हाल में सिर्फ दादाजी, अंश, राघव, आरव, रुद्राक्ष और रूही थे। सभी सर्वेंट भी अपने अपने काम में लग गई थी। दादाजी ने रूही के पास जाकर उसके सर पर हाथ फेरकर कहा, गुड़िया हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि यह लड़की ऐसी है, वरना हम कभी से घर में भी नहीं घुसने देते। लेकिन हम वादा करते हैं आइंदा से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। हम बस चाहते थे कि रुद्राक्ष की शादी हो जाए। रूही ने उनकी बात समझते हुए उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर प्यार से कहा, दादाजी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कई बार वक्त हमें उसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हम कभी जाना नहीं चाहते, इसलिए आप अपने आप को दोषी मत ठहराइए, क्योंकि आपको नहीं पता था ये कैसी है कैसी नहीं। अभी ब्रेकफास्ट कर लीजिए वरना ठंड हो जाएगा। रूही की बात सभी को सही लगी। सभी जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। रूही ने सभी को ब्रेकफास्ट सर्व किया और खुद भी रुद्राक्ष के पास वाली चेयर पर बैठ गई। सभी अपना अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। तभी रूही के दिमाग में कुछ खटका। उसने अंश और राघव की तरफ देखकर कहा, अंश, राघव भाई, जब आपको प्रिया की सच्चाई पता थी तो अपने दादाजी से पहले क्यों नहीं बताए? रूही की बात सुनकर सभी जो अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे वह एकदम से रुक गई। अंश और राघव हड़बड़ा गए, क्योंकि रूही की बात पर दादाजी भी उन्हें घर कर देखने लगे थे कि अगर सच में इन लोगों को प्रिया की सच्चाई पहले ही पता थी तो इन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया। अंश और राघव ने जल्दी से रूही और दादाजी की तरफ देखकर कहा, हमारी कोई गलती नहीं है और दादाजी हमने आपको कितनी बार समझाने की कोशिश, लेकिन आप थे कि कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। और उसे वीडियो के बारे में हमें कुछ नहीं पता, वह तो हमें आरव भाई ने दी थी। उनकी बात सुनकर रूही और दादाजी आरव को देखने लगे। ये देखकर आरव हड़बड़ा गया। उसने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, मुझे पहले ही सच्चाई के बारे में पता था, लेकिन यह वीडियो मेरे पास नहीं था, ये तो मुझे रुद्राक्ष ने दिया था, तो आप सब उससे पूछिए, मैंने कुछ नहीं किया। आरव की बात सुनकर रुद्राक्ष, जो अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, उसने चेहरा उठाकर दादाजी और रूही की तरफ देखा, जो कि उसे ही बड़ी शिद्दत से घूर रहे थे। उसने अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ, आप दोनों मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं?
रूही ने वैसे ही घूरते हुए कहा, रुद्र जब आपके पास यह वीडियो थी तो आप दादाजी को पहले भी तो दिखा सकते थे जिससे दादाजी को उसे लड़की की सच्चाई पता चल जाती, लेकिन नहीं। क्या आप सच में उसे लड़की से शादी करने वाले थे जो आपने यह वीडियो उसकी सच्चाई दादाजी को नहीं बताई? अगर ऐसी बात है तो आप उसे लड़की से शादी कर सकते हैं। मैं दादाजी के साथ पैलेस में रहूंगी और आप यहाँ अकेले उसे लड़की के साथ रहना। रूही की बात सुनकर जहां रुद्राक्ष की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, वहीं आरव, अंश और राघव ने जल्दी से कहा, अगर रूही पैलेस में रहेगी तो हम भी उसी के साथ रहेंगे। रुद्राक्ष अपनी पूरी फैमिली को देख रहा था जो घर बेचारे का बस ही नहीं अभी तक उसे तोड़ने में लगे हुए थे। रुद्राक्ष ने जल्दी से रूही के हाथ को कसकर पड़ते हुए कहा, तुम कहीं नहीं जा रही। और रही दादाजी को उसकी सच्चाई बताने की बात, तो सभी ने बहुत कोशिश की थी लेकिन दादाजी किसी की बात सुने तब ना कोई उन्हें सच्चाई बताएगा। ये कहकर रुद्राक्ष दादाजी को देखने लगे जो कि चुपचाप अपनी गर्दन नीचे करके ब्रेकफास्ट करने लगे थे। वहीं उन तीनों को दादाजी की हालत देखकर हंसी आ रही थी, लेकिन हंसने की हिम्मत किसी में नहीं थी, वरना क्या पता रुद्राक्ष किस पर फट जाए। रुद्राक्ष ने दोबारा रूही की तरफ देखकर कहा, और हाँ, मेरे पास वह वीडियो पहले से ही मौजूद था, लेकिन मैंने वह इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि अगर दादाजी को मैं उसकी सच्चाई पहले ही बता देता तो दादाजी फिर से मेरी शादी करवाने के लिए लड़की ढूंढने लगते और मुझे तुम्हारे सिवा किसी से शादी नहीं करनी थी। यह बात बचपन से सभी को पता थी, लेकिन फिर भी दादाजी मुंह हाथ धोकर मेरी शादी के पीछे पड़े थे। इसलिए मुझे लगा जब दादाजी शादी के लिए ज्यादा फोर्स करेंगे तब मैं उन्हें उसकी सच्चाई बताऊंगा, जिससे जल्दी से वह कोई दूसरी लड़की ना ढूंढ सके। बस इसलिए मैंने वह वीडियो नहीं दिखाई, लेकिन मेरा उससे या किसी और से शादी करने का कोई टेंशन नहीं था, मैं सच कह रहा हूँ। सभी रुद्राक्ष के चेहरे को देख रही थी जो इस वक्त किसी ओबीडियंट बच्चों की तरह सारी सच्चाई रूही को बता रहा था। सभी को रुद्राक्ष को देखकर हंसी भी आ रही थी क्योंकि एक रूही ही थी जिसके सामने रुद्राक्ष की बोलती बंद हो जाती थी, या फिर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, वरना तो रुद्राक्ष की तरफ आंख उठाकर देखना भी किसी के बस की बात नहीं थी। रुद्राक्ष की पूरी बात सुनकर दादाजी उसे घूरने लगे कि आखिरकार वह कितना बड़ा खेल खेल रहा था, इसलिए उसने प्रिया की सच्चाई का कोई सबूत दादाजी को नहीं दिया ताकि वह दोबारा उसकी शादी ना करवा सके। वही रूही को रुद्राक्ष पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था कि सच में रुद्राक्ष सिर्फ उससे शादी करता और किसी से नहीं, क्योंकि उसे वक्त रुद्राक्ष को ये भी नहीं पता था रूही जिंदा है या नहीं, क्योंकि सभी को यही लगता था रूही उसे एक्सीडेंट में मर गई। लेकिन फिर भी रुद्राक्ष ने अपनी जिंदगी में किसी और को जगह नहीं दी। रूही बहुत ज्यादा खुश थी। रुद्राक्ष ने अभी भी रूही के हाथ को कसकर पकड़ हुआ था, जैसे कि अगर उसने थोड़ा सा ढीला छोड़ तो रूही उसे छोड़कर चली जाएगी। रूही ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, रुद्र मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, अब तो मेरा हाथ छोड़ दो और अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करें, तुम्हें ऑफिस भी जाना है वरना लेट हो जाएगा। रुद्राक्ष ने किसी जिद्दी बच्चे की तरह अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं है, इसलिए ऐसे ही ब्रेकफास्ट कंप्लीट करो अपने साथ और फिर लेकर जाऊंगा, वरना पता चला मेरे ऑफिस जाने के बाद ये शैतान तुम्हें लेकर पैलेस चले गए तो मैं क्या करूंगा। वैसे भी उन्हें बहुत जल्दी है तुम्हें मुझसे अलग करने की, इसलिए आज तुम मेरे साथ ऑफिस चल रही हो। रुद्राक्ष की बात सभी उसे देखने लगी। आरव ने रुद्राक्ष के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, यार सच में तुझे हम पर इतना भी विश्वास नहीं है, हम गुड़िया को कहीं नहीं लेकर जा रहे, इसके लिए तुझे उसे ऑफिस ले जाने की जरूरत नहीं है। रुद्राक्ष ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, इसीलिए मैं रूह को अपने साथ ऑफिस लेकर जा रहा हूँ। रुद्राक्ष की बात सुनकर सभी मुंह खोल उसे देखने लगे कि रूही के मामले में सच में उसे उन लोगों पर विश्वास नहीं है। वैसे भी होता भी कैसे, सभी जब देखो तब रूही के आसपास रहते थे तो क्या पता रुद्राक्ष से दूर करने के लिए उसे अपने साथ ले भी जाते। रूही ने रुद्राक्ष के हाथ पर मारकर कहा, रुद्र यह आप क्या कह रहे हो, मैं कहीं नहीं जा रही, इसलिए मेरा हाथ छोड़कर ब्रेकफास्ट कीजिए और ऑफिस जाए। रूही की बात सुनकर रुद्राक्ष ने ना में सिर हिला दिया, जिसे देखकर रूही ने मजबूरी में एक हाथ से ही ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि रुद्राक्ष बहुत जिद्दी था, जो एक बार ठान लेता था वह करके ही रहता था। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद दादाजी ने उन सब की तरफ देखकर कहा, मैं 2 महीने के लिए मेरे दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, उसके पोते को लड़की हुई है, उसी की खुशी में उसने मुझे बुलाया है, इसलिए मैं 2 महीने के लिए उसके पास जा रहा हूँ। दादाजी की बात सुनकर रूही उदास हो गई, वही वह चारों खुश हो गए क्योंकि रुद्राक्ष आराम से रूही के साथ रह सकता था और वह तीनों आराम से घर में पार्टी कर सकते थे। रूही ने दादाजी की तरफ देखकर कहा, दादाजी आपका जाना जरूरी है और आप इतने दिन के लिए क्यों जा रहे हैं। दादाजी ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर रूही से कहा, बेटा जाना जरूरी है और वैसे भी मैं भी बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, दूसरों के ही बच्चे के साथ खेलना पड़ेगा क्योंकि हमारे घर में तो ये खुशी नसीब होने से रही, पता नहीं मैं कभी इस नालायक के बच्चों को देख भी पाऊंगा या नहीं। ये कहते हुए वह रुद्राक्ष को घूरने लगे।
रूही को दादाजी की सारी बात समझ नहीं आई थी, लेकिन उन चारों को पूरी बात समझ आ गई थी। उन तीनों ने भी रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, हाँ दादू, हम भी तो नन्हे से बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं, लेकिन भाई है कि सुनते ही नहीं। अब तो इनकी शादी को भी 4 महीने हो गए हैं, मुझे तो नहीं लगता भाई कभी भी हमें चाचा या मामा बनाएंगे। अब रूही को उनकी सारी बात समझ आ गई थी। बेचारी क्या करे, रुद्राक्ष में उसका हाथ इतनी कस के वहां से उठकर भी नहीं जा सकती थी, पकड़ रखा था वह। वही रुद्राक्ष उन सब की बातें सुनकर चिढ़ गया। उसने उन सब की तरफ देखकर कहा, हाँ वैसे भी तुम्हारे होते हुए मेरे बच्चे इस दुनिया में नहीं आ सकते, क्योंकि पूरे दिन तो तुम रूह के साथ चिपके रहते हो, तो मेरे बच्चे दुनिया में कब आएंगे। इसलिए भूल जाओ चाचा या मामा बनने का सपना, क्योंकि तुम्हारे होते हुए ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। रुद्राक्ष की बात सुनकर रूही का दिल कर रहा था वह यहाँ से कहीं जाकर छुप जाए। बेचारी की शर्म से गाल लाल हो गए थे, लेकिन रुद्राक्ष था, उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन उसकी भी गलती नहीं थी। जब भी वह रूही के साथ टाइम स्पेंड करने की सोचता, उनमें से कोई ना कोई रूही के पास ही मिलता था, जिस वजह से रुद्राक्ष को गुस्सा आ रहा था। वही वह सभी मुंह खोल रुद्राक्ष को ही देख रहे थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी रुद्राक्ष ऐसा कुछ रहेगा, क्योंकि रुद्राक्ष हमेशा से ही गुस्से में उबलता रहता था। या तो कुछ बोलना ही नहीं था, या फिर एक दो शब्द बोलना वह गुस्से में ही बोलता था, या किसी को सजा सुनाने के लिए बोलता था। लेकिन रुद्राक्ष के मुंह से ऐसी बातें उन सबके लिए अनएक्सपेक्टेड थी। लेकिन बेचारों को झटका तो रुद्राक्ष की आगे की बात सुनकर लगा, जिसे सुनने के बाद तुम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करें। रुद्राक्ष हमेशा से ही गुस्से में उबलता रहता था। या तो कुछ बोलना ही नहीं था, या फिर एक दो शब्द बोलना वह गुस्से में ही बोलता था, या किसी को सजा सुनाने के लिए बोलता था। लेकिन रुद्राक्ष के मुंह से ऐसी बातें उन सबके लिए अनएक्सपेक्टेड थी। रुद्राक्ष ने उन सभी के ऐसे रिएक्शन देखकर फिर से उन तीनों की तरफ देखकर कहा, क्यों ना एक काम करो, तुम तीनों भी दादाजी के साथ चले जाओ, क्या पता तुम आओ तब तक तुम चाचा या मामा बन जाओ। इसलिए मैं तो कहता हूँ तुम तीनों भी कुछ दिनों के लिए दादाजी के साथ चले जाओ। रुद्राक्ष की ऐसी बातें सुनकर रूही बेचारी शर्म से मरी जा रही थी। वही अंश और राघव जो जूस पी रहे थे, वह एकदम से उनके मुंह से बाहर निकल गया। आरव का तो खाना ही गले में अटक गया, वह जोर जोर से खांसने लगा। ये तो शुक्र था दादाजी वहां पर नहीं थी, क्योंकि वह पहले ही अपने कमरे में पैकिंग करने के लिए चले गए थे। सभी अपने सेंस में वापस आए। सभी ने नॉर्मल होकर रुद्राक्ष की तरफ देखा, जो कि बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आरव ने दांत पीसते हुए कहा, तुझे शर्म नहीं आती हम सब के सामने ऐसी बातें कहते हुए? वैसे तो तू कुछ भी नहीं बोले, तब ऐसी बातें कर रहा है। रुद्राक्ष ने बिना उसकी तरफ देख खाना खाते हुए नॉर्मल तरीके से कहा, मुझे क्यों शर्म आएगी जब तुम लोगों को ही शर्म नहीं आती, बार बार मेरे बच्चे को बीच में ले आते हो। रूही बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वह उठकर किचन में चली गई, क्योंकि उसे पता था रुद्राक्ष भले ही उन सभी के सामने कितना ही खड़ूस, एरोगेंट और स्टोन हार्टेड है, लेकिन रूही के साथ हमेशा ही रही ऐसी बातें करता था। आरव ने उसके ऐसे नॉर्मल रिएक्शन देखकर और भी ज्यादा चिढ़ गया। उसने चिढ़ हुई आवाज में कहा, हाँ तो हमने क्या गलत कहा? तुम्हारी शादी को 4 महीने हो गए हैं, तुम्हें कम से फुर्सत कहाँ मिलती है? और वैसे भी दादाजी भी तो यही चाहते हैं, हम भी तुम्हारे बच्चे के साथ खेलना चाहते हैं, और क्या? अंश और राघव ने भी जल्दी से कहा, हाँ भाई हम भी, प्लीज आप जल्दी से हमें मामा बना दीजिए। इस बार रुद्राक्ष ने चढ़ते हुए उन तीनों की तरफ देखकर कहा, क्यों बार बार तुम्हारी सुई मेरे बच्चे पर ही आकर अटक जाती है? बच्चा है, कोई सामान तो है नहीं जो ऑनलाइन डाउनलोड कर लूंगा, जब उसे इस दुनिया में आना होगा तब आ जाएगा, इसलिए आज के बाद तुम में से कोई इस बारे में बात नहीं करेगा। रुद्राक्ष की बात का उन दिनों पर कोई असर नहीं हुआ। आरव ने फिर से वही रट लगाते हुए कहा, हाँ तो हमने कब कहा तू ऑनलाइन डिलीवरी करवा ले? हम भी तो यही कह रहे हैं कि कोई सामान नहीं है जो ऑनलाइन आ जाएगा, लेकिन तुझे काम से फुर्सत कहाँ मिलती है जो तू इन सब के बारे में सोचेगा? इस बार रुद्राक्ष ने सीरियस होते हुए कहा, हाँ और तुम सबको अच्छे से पता है कि मेरा एक काम अभी बाकी है जो पूरा नहीं हुआ है, उससे पहले इन सब के बारे में सोचना भी मत। सभी ने अपना सर हिलाया। आरव ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, मैं हर जगह पता करवाया है, लेकिन पता नहीं कि बिल में छुपा कर बैठी है, सामने आने का नाम ही नहीं ले रही है। तभी राघव ने बीच में चलते हुए कहा, लेकिन भाई मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली है, आप जानेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। अंश ने उसके सर पर मरते हुए कहा, तो बता किसका वेट कर रहा है? ये तेरे लिए कोई मुहूर्त निकलवाओ। राघव ने दोबारा उसे मारते हुए कहा, मैंने कितनी बार कहा है मेरे सर पर मत मार कर आने दे गुड़िया को, मैं तेरी शिकायत करूंगा, फिर वह तुमसे बात नहीं करेगी। अंश ने चीरते हुए कहा, हाँ तो मैं कौन सा चुप रहूंगा, मैं भी जाना से तेरी शिकायत करूंगा, देखते हैं जाना किसकी बात मानती है। उन दोनों की ऐसी लड़ाई देखकर रुद्राक्ष ने गुस्से से उन दोनों की तरफ देखकर कहा, चुप, एकदम चुप, क्या ये कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो? अगर तुम नहीं चाहते मैं आज से तुम दोनों को ऑफिस लेकर जाऊं तो चुपचाप बैठो।
ऑफिस का नाम सुनते ही अंश और राघव ऐसे हो गए जैसे ना जाने उन्हें क्या हुआ, या फिर उन दोनों के पास जुबान ही नहीं है। वह बिल्कुल शांत हो गए क्योंकि किसी को भी ऑफिस नहीं जाना था। रुद्राक्ष ने राघव की तरफ देखते हुए कहा, हाँ अब तू बता, क्या पता चला है तुझे जिससे हम सब खुश हो जाएंगे? अगर कोई उल्टी सीधी बात हुई तो आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। राघव ने बड़े ही गर्व के साथ कहा, अरे भाई बात ही ऐसी है, मैं और अंश क्लब गए थे, तब अंश वॉशरूम गया तो मैं वहां से गुजर रहा था तो मैंने उसे श्रेया के दोस्तों को आपस में बात करते हुए सुना था कि मैं बहुत जल्द आपसे मिलकर आपको अपनी जाल में फंसा कर आपसे शादी कर लेगी ताकि उसके बाद कोई भी उसका कुछ न बिगाड़ सके, इसीलिए वह किसी भी हालत में आपसे मिलने की कोशिश कर रही है। उसे अभी तक ये नहीं पता कि आप अंश के भाई हैं या फिर आपने रूही से शादी की है। राघव की बात सुनते ही आरव और रुद्राक्ष के चेहरे पर शैतानी स्माइल आ गई। रुद्राक्ष ने आरव की तरफ देखते हुए कहा, आरव एक काम करो, आज है अनाउंसमेंट करो कि रुद्राक्ष राठौर को पर्सनल असिस्टेंट की जरूरत है। मुझे पक्का यकीन है यह अनाउंसमेंट सुनकर वह सामने जरूर आएगी और इंटरव्यू विला पर ही रखना है। और हाँ, खास ख्याल उसे यह नहीं पता चलना चाहिए कि अंश मेरा भाई है, अब वह अपने ही जाल में खुद फंसेगी। रुद्राक्ष की बात सुनकर आरव के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। अंश और राघव को कुछ भी समझ नहीं आया। उन दोनों ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, भाई आप दोनों क्या करने की सोच रहे हैं? आपके दिमाग में क्या चल रहा है, हमें भी बताए। रुद्राक्ष ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, ये सब तुम कल देखना, लेकिन कल तुम अगर विला से बाहर जाओ तो आराम से फोन करके पूछना, उसके बाद विला में आना या फिर विला के अंदर ही रहना। और दादाजी आज ही चले जाएंगे तो कोई भी तकलीफ की बात नहीं है। सभी ने रुद्राक्ष की बात पर अपनी सहमति जताई। सभी ने दादरी से आशीर्वाद लिया। आरव रुद्राक्ष के दिए हुए कम पर लग गए। अंश और राघव दादाजी को छोड़ने के लिए चले गए। वही रुद्राक्ष ने रूही को किस किया और बाय बोलकर ऑफिस के लिए निकल गया। ऐसे ही पूरे दिन सभी अपने अपने कामों में लग रही। आरव रुद्राक्ष अपने प्लान को अंजाम देने में लग गए थे। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। हर तरफ ये बात फैल गई थी कि रुद्राक्ष राठौर बिजनेस टाइकून अपने लिए एक फीमेल असिस्टेंट ढूंढ रहे हैं, तो जैसे मानो लड़कियों में तहलका ही मच गया था क्योंकि हर कोई रुद्राक्ष के करीब रहना चाहता था। लेकिन रुद्राक्ष सिर्फ श्रेया को दिल से बाहर निकालने के लिए ये किया था। अंश ने उन दोनों को श्रेया की फोटो भी दिखा दी थी जिससे उन्हें पहचानने में आसानी हो। अगली सुबह अंश और राघव सुबह ही बाहर चले गए थे क्योंकि उन्हें कुछ काम था। वही रुद्राक्ष और आरव आज ऑफिस नहीं गए थे। रूही इन सब से अनजान अपने काम में लगी हुई थी। स्ट्राक्ष के प्लान के अनुसार श्रेया तक भी यह बात पहुंच गई थी तो उसके पास एक अच्छा खासा मौका था रुद्राक्ष से सीधा मिलने का, इसलिए वह भी इंटरव्यू देने के लिए पहुंच गई। आरव विला के गेट पर ही मौजूद था। लड़कियां तो जैसे आज सारी विला के गेट पर ही आ गई थी। आरव ने हर एक को रिजेक्ट किया और गेट से ही वापस भेज दिया। ये देखकर तो श्रेया को भी टेंशन होने लगी कि कहीं उसे भी गेट से ही वापस नहीं भेज दे। रुद्राक्ष अंदर बैठे हुए लैपटॉप में है सब देख रहा था। उसे तो सिर्फ श्रेया का इंतजार था। वही आरव भी अब इरिटेट हो गया क्योंकि मैं जाने कितनी ही लड़कियां इंटरव्यू देने के लिए आई थी। हालांकि हर किसी के कपड़े और मेकअप को देखकर पता लग रहा था वह इंटरव्यू से ज्यादा यहाँ रुद्राक्ष को फंसाने आई थी। तभी आरव के पास श्रेया आई। उसने इतराते हुए आरव को, हेलो सर, कहा। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसने चेहरा उठाकर श्रेया की तरफ नहीं देखा था। वह उसे जाने के लिए कहने वाला था, उससे पहले ही रुद्राक्ष की लेफ्ट हैंड उसके साथ साए की तरह रहने वाले जॉन ने आरव को कोहनी मारकर इशारा किया तो आरव ने अपना चेहरा उठाकर श्रेया की तरफ देखा। उसे देखते ही आरव के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। साथ ही सभी बॉडीगार्ड और जॉन के चेहरे पर भी डेविल स्माइल आ गई। वहीं अंदर बैठे रुद्राक्ष ने जब श्रेया को देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वही होठों पर डेविल स्माइल आ गई जिसे देखकर अच्छे अच्छे इंसान डर से कांपने लगे। उसने अपनी लाल आंखों से श्रेया की तरफ देखते हुए कहा, गेम इज ऑन। आरव ने जल्दी से कहा, हेलो ब्यूटीफुल, मुझे लगता है आप ही रुद्राक्ष की पर्सनल असिस्टेंट बनने के लायक हैं, आप चलिए मेरे साथ। इतना कहकर आरव और जून श्रेया को अपने साथ विला के अंदर ले जाने लगे। उनके जाते ही बॉडीगार्ड समझ गए। उन्होंने सभी को वहां से वापस भेज दिया और गेट बंद कर दिया। वही श्रेया तो मानो हवा में ही उड़ने लगी कि सभी लड़कियों को छोड़कर सिर्फ उसे चुना गया है। अब तो उसका रुद्राक्ष से मिलना पक्का है। लेकिन रुद्राक्ष तो रूही के अलावा और किसी लड़की का नाम भी नहीं लेता था, तो वह उसके जाल में कैसे फंस जाता? क्योंकि रुद्राक्ष का हर काम जॉन करता था, हर वक्त उसके साथ साए की तरह रहता था। रूही भी अपना सारा काम करके कमरे में चली गई क्योंकि उसे पता था रुद्राक्ष अगर काम कर रहा है तो उसने रुद्राक्ष को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा और अपनी फाइनल ईयर की स्टडी के लिए कमरे में चली गई और पढ़ने लगी। आरव और जॉन स्माइल करते हुए श्रेया को अंदर ला रही थी लेकिन उनके अंदर गुस्से की आग जल रही थी। आरव का तो अभी मन कर रहा था वह श्रेया के 2-4 थप्पड़ तो अभी लगा दे, लेकिन रुद्राक्ष के कहे बिना वह कुछ नहीं कर सकता था।
रुद्राक्ष हाल में सोफे पर बैठा था, उसके सामने उसका लैपटॉप रखा हुआ था, उसकी शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे जिस वजह से रूही के नाम का और ईगल का टैटू थोड़ा थोड़ा दिख रहा था और उसकी मस्कुलर चेस्ट दिख रही थी। सिल्की जेल से सेट किए हुए बाल, वही कौनही तक फोल्ड की हुई बाजू, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पेंट। रुद्राक्ष किसी ग्रीक गॉड से काम नहीं लग रहा था, या ये कहीं कि उससे कई ज्यादा हैंडसम और हॉट लग रहा था। श्रेया बड़ी ही स्टाइल से इतराते हुए अंदर आए, लेकिन रुद्राक्ष को देखते ही उसकी स्टाइल और एटीट्यूड सब कुछ एक ही बार में खत्म हो गया। वह तो बस आंखें फाड़े और मुंह खुला रुद्राक्ष को देखने लगी। वह जिस जगह खड़ी थी वही जम हो गई, जैसे किसी ने उसे फेविकोल से चिपका दिया हूं। वह कोई भी हरकत नहीं कर रही थी, एक स्टैचू की तरह बस रुद्राक्ष को देखे जा रही थी। वही आरव और जॉन उसे ही देख रहे थे। जॉन धीरे से आरव के कान में कहा, सर को देखकर ऐसी लाल टपक रही है जैसे अभी उन्हें जिंदा निगल जाएगी। मुझे लगता है इसका दिमाग खिसक गया है सर, कोई हालत में देखकर। जॉन की इस बात पर आरव को हंसी आ गई। उसने धीरे से हंसते हुए कहा, कहे तो तू सही रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा अभी इसका ये हाल है। अगर रुद्राक्ष को शर्टलेस देख लेती तो ये सीधे भगवान के पास पहुंच जाती। जॉन और आरव हंसने लगे। वह दोनों रुद्राक्ष के पीछे जाकर खड़े हो गए। बहुत देर तक ऐसे ही खड़े रहने के बाद श्रेया अपने सेंस में वापस आई। वह चलते हुए रुद्राक्ष के पास आई। उसने अपनी आवाज में मिठास बोलते हुए कहा, हेलो सर, माई सेल्फ श्रेया कपूर। रुद्राक्ष को गुस्सा तो इतना रहा था, वह एक बार में श्रेया का गला पकड़कर दबा दे, लेकिन उसे इतनी आसान मौत नहीं दे सकता था। वह उसके सारे गुनाह उसके मुंह से कबूल करवाना चाहता था, इसलिए उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए श्रेया की तरफ देखकर कहा, हम मिस, मुझे लगता है आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। रुद्राक्ष की बात सुनकर तो जैसे श्रेया की मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। उसने सुना था रुद्राक्ष बहुत गुस्सा करता है, किसी से अच्छे से बात नहीं करता। वही उसे रुद्राक्ष को इतने आराम से बोलते देखकर उसे लगा शायद रुद्राक्ष में इंटरेस्टेड है, इसीलिए उसने आगे बढ़कर अपना हाथ रुद्राक्ष के हाथ पर रख दिया। रुद्राक्ष बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, फिर भी उसकी आंखें और चेहरा बिल्कुल डार्क हो गया था। उसे ऐसे देखकर जॉन और आरव उससे पीछे हटकर दूसरे सोफे पर बैठ गए। दूसरी तरफ अंश और राघव भी अपना काम करके विला वापस आ रहे थे। रुद्राक्ष का कोई रिएक्शन न देखकर श्रेया उसी के पास सोफे पर बैठ गई। उसका हाथ अभी भी रुद्राक्ष के हाथ के ऊपर था, लेकिन तभी सभी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। किसी को भी कुछ समझ नहीं आया। जॉन तो अपने मुंह पर हाथ रख लिया, वही आप भी हैरानी से सामने की तरफ देखने लगा। जॉन और आरव के चेहरे पर खुशी और हैरानी दोनों के मिले जुले भाव थे, वही रुद्राक्ष के चेहरे पर डार्कनेस की जगह स्माइल। CH-55 रूही की सच्चाई श्रेया के सामने, श्रेया की सजा, रूही दो परिवारों की जान। रुद्राक्ष का कोई रिएक्शन न देखकर श्रेया उसी के पास सोफे पर बैठ गई। उसका हाथ अभी भी रुद्राक्ष के हाथ के ऊपर था, लेकिन तभी सभी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। किसी को भी कुछ समझ नहीं आया। जॉन तो अपने मुंह पर हाथ रख लिया, वही आप भी हैरानी से सामने की तरफ देखने लगा। जॉन और आरव के चेहरे पर खुशी और हैरानी दोनों के मिले जुले भाव थे, वही रुद्राक्ष के चेहरे पर डार्कनेस की जगह स्माइल थी। क्योंकि हुआ ये था, रूही जो ऊपर कमरे में बैठकर पेंटिंग कर रही थी, तो वह अंश और राघव के बारे में पूछने के लिए रुद्राक्ष के पास नीचे आ रही थी, क्योंकि वह दोनों सुबह से ही विला से गायब थे। वह जैसे ही नीचे आई तो उसने सीढ़ियों से देखा कि कोई लड़की रुद्राक्ष की हाथ पैर हाथ रखे उसके पास सोफे पर बैठी है। ये देखकर रूही गुस्से में तिलमिला उठी। वह जल्दी चलते हुए नीचे आए। उसने झटके से श्रेया का हाथ पकड़कर साइड में किया और खुद जाकर रुद्राक्ष की गोद में बैठकर गई। इस वक्त हाल यह है था कि श्रेया रुद्राक्ष के सोफे के पास नीचे गिरी हुई थी, वही रूही रुद्राक्ष की गोद में बैठी थी। रूही ने अब बैंक ध्यान से श्रेया को नहीं देखा था। रूही का चेहरा भी रुद्राक्ष की तरफ था, इसलिए उसने भी रूही को नहीं देखा था। जॉन और आरव के लिए तो ये बहुत बड़ा झटका था, तभी रूही ने उन्हें एक और बहुत बड़ा झटका दिया। रूही ने रुद्राक्ष की कॉलर को पकड़ते हुए गुस्से से कहा, रुद्र, आपकी हिम्मत भी कैसे किसी लड़की को अपने आप को टच करने देने की और अपने पास सोफे पर बैठने की? क्या आप मुझे बता सकते हैं आप अभी क्या करने वाले थे? और ये लड़की कौन है? मैं सच कह रही हूँ, अगर यह भी उसे प्रिया की तरह निकाली तो मैं इस चुड़ैल की जान ले लूंगी। आरव और जॉन टू रूही को ही देख रहे थे। जॉन तो ये देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज था। रुद्राक्ष जो किसी की नहीं सुनता, जिसकी तरफ लोग आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं करते, वही उनकी यंग मैडम रुद्राक्ष की कॉलर पकड़कर उसे धमकी दे रही है। और सबसे बड़ी बात, रुद्राक्ष के चेहरे पर गुलों की जगह स्माइल थी। रुद्राक्ष ने अपने दोनों हाथ रूही की कमर पर लपेटते हुए कहा, हाँ तो मैंने कब मना किया, ले लेना जान। फिर उसने धीरे से रूही के कान में कहा, जैसे भी मेरी जान तो तुम हर पाल लेती हो, अपनी इन्हें अदाओं से मुझे हर पल तड़पाती रहती हो। रुद्राक्ष की बात सुनते ही रूही के दोनों गाल लाल हो गए। वह झट से उसकी गोद से उठकर साइड में सोफे पर बैठ गई। अंश और राघव भी वापस आ गए थे, बस वह दोनों विला के अंदर ही आ रहे थे।
वही श्रेया की नज़र जब रूही पर पड़ी तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रूही उसे यहाँ पर मिलेगी, लेकिन इस वक्त वह गुस्से में तिल मिलाए हुई थी, कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थी। उसे रूही पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह कैसे रुद्राक्ष की गोद में बैठ सकती है। श्रेया ने उठकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम दो कौड़ी की नौकरानी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मिस्टर राठौर की गोद में बैठा हूँ, तुम तो उनके आसपास भटकने के लायक भी नहीं हो और तुम सीधा इनकी गोद में चढ़कर बैठ गई। मैं तो शुरू से ही कहती थी तुम कैरेक्टरलेस हो, कैसे सज धज कर बैठी हो। अब कहाँ गया तुम्हारा वह चमचा, तुम्हारा अंशु तुम्हारी सच्चाई देखने के लिए अब यहाँ पर मौजूद नहीं है। श्रेया आगे कुछ कहती उससे पहले ही पीछे से आवाज आई, किसने कहा वह यहाँ पर मौजूद नहीं है, वह यहीं पर है और हमेशा उसके साथ मौजूद रहेगा। श्रेया ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे अंश खड़ा था, वही उसके साथ राघव भी खड़ा था। दोनों ही गुस्से से श्रेया को घूर रहे थे। वही श्रेया की बातें सुनकर रूही की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर रुद्राक्ष के हाथों की मुठ्ठियां काश गई। आरव को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन रुद्राक्ष के कहने से पहले वह कुछ नहीं कर सकते थे। श्रेया अंश को देखकर तो और भी ज्यादा गुस्से में भर गई, लेकिन वह अब तक ये बात नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। उसने अंश की तरफ न देखते हुए रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, मिस्टर राठौर, ये लड़की एक नंबर की चालबाज है, सभी को अपनी जाल में फंसती है, एकदम कैरेक्टरलेस है। इसका तो काम भी यही है, लड़कों को फंसाना और उनसे पैसे लूटने में। झूठ नहीं कह रही हूँ, यह मेरे साथ ही रही है कितने सालों तक हमारे घर में नौकर बनकर, इसीलिए अब आपको पैसों के लिए फंसा रही है, क्योंकि माँ बाप तो पहले ही मर चुके हैं। पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि अनाथ जो है। श्रेया की बातें अब वहां खड़े हर एक शख्स के कंट्रोल से बाहर चली गई थी, क्योंकि रूही के लिए ऐसी बातें कोई नहीं सुनना चाहता था या सुन सकता था। वही रूही की आंखों में आंसू थी जो उन चारों में से कोई नहीं देख सकता था, कोई कुछ कहता या करता। उससे पहले ही आरव ने आकर श्रेया के बाल कसकर पड़ते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? अनाथ अनाथ नहीं है, वह उसके भाई जिंदा है, समझी तुम, इसलिए उसे अनाथ कहने की गलती मत करना। क्या कहा? और तुमने कैरेक्टरलेस, ये शब्द तुम्हारे जैसी लड़की के मुंह से शोभा नहीं देता। और उसे पैसों की जरूरत नहीं है, वह जो चीज सोच उससे पहले ही वह उसके सामने हाजिर हो सकती है, इसलिए उसे तुम्हारी तरह पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर आरव ने झटके से उसके बालों को छोड़ दिया। श्रेया तो सदमे में थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसने आरव की तरफ देखकर कहा, मिस्टर ओबरॉय, ये लड़की सच में बहुत घटिया है, एक नंबर की चालबाज है। आप मेरा विश्वास कीजिए, यह ऐसे ही सभी को अपने मासूमियत के जाल में फंसती है, अपने अनाथ होने का फायदा उठाती है। श्रेया इसके आगे कुछ कहती उससे पहले ही राघव ने आकर उसे एक थप्पड़ मारा, जिसकी वजह से उसके होठों के किनारों से खून आने लगा। उसका चेहरा एक तरफ झुक गया। राघव उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, एक बार में समझ नहीं आता भाई ने क्या कहा, फिर भी बार बार एक ही बात क्यों रिपीट कर रही हो? अनाथ नहीं है गुड़िया। रुद्राक्ष ने डेविल स्माइल करते हुए आंखों से कहा, नहीं नहीं राघव, ऐसे नहीं, हर एक बात की सच्चाई पता चलेगी, हर एक बात का हिसाब होगा, हर एक गुनाह की सजा मिलेगी, लेकिन ऐसे इतनी आसानी से नहीं। फिर उसने बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कहा, जो मिस कपूर के लिए मैंने जो स्पेशल ट्रीटमेंट तैयार करवाया है वह लेकर आओ। रुद्राक्ष की बात सुनकर जहां आरव, अंश और राघव के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई, वही रूही कंफ्यूजन से रुद्राक्ष को देखने लगी कि आखिरकार रुद्राक्ष करना क्या चाहता है। रुद्राक्ष वही सोफे पर बैठ गया। उसने रूही को खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया और उसके आंसू साफ करके उसका चेहरा अपनी चेस्ट से लगाकर उसके बालों को सहलाने लगा। तभी बॉडीगार्ड वहां पर चेयर लेकर आए। श्रेया भी कंफ्यूजन से उसे देख रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। बॉडीगार्ड ने वह चेयर लाकर श्रेया के पास रख दी और झटके से श्रेया के हाथों को पकड़कर उसे चेयर पर बिठा दिया। श्रेया ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी गलती क्या है, पहले ये तो बताओ। अंश ने आगे आते हुए कहा, रिलैक्स, पहले अपना सरप्राइज तो एक्सेप्ट कर लो, उसके बाद तुम्हें तुम्हारे सारे गुनाह बता दिए जाएंगे। इतना कहकर उसने बॉडीगार्ड को इशारा किया। बॉडीगार्ड ने श्रेया के हाथ और पर चेयर से बांध दिए, वही उसके पास एक स्विच रख दिया। रूही ने अपना चेहरा बाहर निकालकर श्रेया की तरफ देखा, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी राघव और अंश ने एक साथ रुद्राक्ष से कहा, भाई प्लीज प्लीज ये हमें करने दो, पक्का हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, प्लीज भाई एक बार हमें भी अपनी एबिलिटी दिखने दीजिए। उन दोनों की बात सुनकर रुद्राक्ष और आरव के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। आरव ने उन दोनों के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्यों नहीं, हम भी तो देखे तुम किस हद तक प्रिपेयर हुए हो। चलो आज यह मीका तुम्हें दिया, लेकिन हमें डिसअपॉइंट नहीं करना। राघव और अंश ने खुशी से चाहते हुए कहा, पक्का भाई, हम आपकी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, आप बस बैठ कर मजे। रूही और श्रेया दोनों ही कंफ्यूजन से उन्हें देख रही थी। तो जी चेयर पर श्रेया बंधी हुई थी, वह इलेक्ट्रिक शॉक चेयर थी जिसका स्विच अंश और राघव के पास रखा हुआ था।
रूही कुछ बोलना चाहती थी लेकिन रुद्राक्ष ने उसके सर को वापस अपने सीने से लगाते हुए अपनी कड़क आवाज में कहा, रूह, जब तक मैं नहीं कहता तुम अपना सर बाहर नहीं निकालोगी वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रूही का मुंह बन गया। उसने चढ़ी हुई आवाज में कहा, हूँ वैसे भी आपसे बुरा कोई नहीं है और ना ही कोई हो सकता है। जहां रूही और रुद्राक्ष को देखकर श्रेया को गुस्से के साथ साथ हैरानी हो रही थी, वहीं अंश, राघव, आरव और जॉन के साथ साथ वहां खड़े सभी बॉडीगार्ड को भी रूही की बात सुनकर हंसी आ रही थी। रुद्राक्ष ने रूही को कुछ नहीं कहा, अपना सर हिला दिया और उसकी उंगलियों के साथ खेलने लगा। उसे रूही की उंगलियों के साथ खेलते देखकर अंश और राघव ने जल्दी से स्विच ऑन कर दिया। इसी के साथ श्रेया को शौक लगने लगा और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर रूही रुद्राक्ष की गोद में सिमट गई। रुद्राक्ष ने रूही की उंगलियों के साथ खेलना बंद कर दिया। इसी के साथ राघव ने जल्दी से स्विच को ऑफ कर दिया। श्रेया अभी तक कांप कर रही थी। उसने ऐसे ही अपनी कांपती हुई आवाज में पूछा, मेरी क्या गलती है और आखिर है इससे घटिया लड़की का आपसे क्या रिश्ता है? आप मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? आरव ने श्रेया के मुंह से फिर से रूही के लिए ऐसे शब्द सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से से श्रेया से कहा, जानना चाहती हूँ तो सुनो, वह अनाथ नहीं है, उसके भाई मौजूद है, मिलना चाहोगी उसके भाइयों से तो मिलो। इतना कहकर उसने राघव की तरफ इशारा करके कहा, राघव ओबरॉय रूही का बड़ा भाई। फिर उसने खुद की तरफ से इशारा करके कहा, आरव ओबरॉय इन दोनों का बड़ा भाई, और जिसे तुम अनाथ कह रही हो वह रूही ओबरॉय है, हम दोनों भाइयों की जान, ओबरॉय खानदान की इकलौती बेटी। आरव की बात सुनकर तुम श्रेया की होश उड़ गए। उसने किसी तरह खुद को संभालते क्यों कहा, मिस्टर ओबरॉय आपको गलतफहमी है, उसके माँ बाप को बचपन में ही मर गए थे, यह अनाथ यह आपकी बहन कैसे हो सकती है? ये तो बचपन से ही हमारे घर में नौकरानी है। राघव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, गलतफहमी हमें नहीं तुम्हें हुई है, तुम्हें यह तो पता ही होगा रूही तुम्हारी सगी बहन नहीं है, ना ही तुम्हारे बड़े पापा और बड़ी मम्मी की सगी बेटी है। उन्हें रूही रोड पर मिली थी, इसलिए तुम्हें बता दूंगी हमारी बहन है और तुम्हारी सबसे बड़ी यही गलती है, जिसको हमने पलकों पर बैठाकर रखा था, जिसे हमने प्रिंसेस की तरह रखा था, उसे तुम लोगों ने नौकरानी बना दिया। इसी के साथ रुद्राक्ष ने रूही की उंगलियों के साथ खेलना शुरू कर दिया तो अंश ने फिर से स्विच को ऑन कर दिया। श्रेया चिल्लाने लगी। कुछ देर बाद रुद्राक्ष ने उसकी उंगलियों के साथ खेलना बंद किया। उसी के साथ अंश ने स्विच को ऑफ कर दिया। फिर अंश ने उसकी तरफ आगे आते हुए कहा, और मैं बताता हूँ रूही के बारे में, वह रुद्राक्ष राठौर की पत्नी और राठौर खानदान की बड़ी बहू है, मेरी प्यारी सी भाभी है, पूरी राठौर फैमिली और ओबरॉय फैमिली की जान बसती है रूही में। तुम लोगों ने उसे ही हक किया और ऊपर से खुद की जगह है सारा इल्जाम रूही पर लगा दिया। और बताओ तुमने क्या गुनाह किया है? यही कि तुमने रुद्राक्ष राठौर, जिसके नाम से ही दुनिया का पति है, उसके भाई को मारने की कोशिश की है, उसकी रूह को हत्या किया है। श्रेया शीख होकर अंश की बातें सुन रही थी कि आखिर अंश क्या कह रहा है। उसके ऐसे शॉकिंग एक्सप्रेशन देखकर अंश ने हंसते हुए कहा, अरे सॉरी मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, तो मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं अंश राठौर, रुद्राक्ष राठौर का छोटा भाई, जिसे तुमने करने की कोशिश की थी। और भाई कुछ श्री सह सकते हैं, लेकिन हम लोगों पर कोई खरोच भी आए तो वह उसे तिलकर मारते हैं। अंश का इंट्रोडक्शन सुनकर तो श्रेया के होश उड़ गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर उसने इतनी बड़ी गलती क्यों की। उसके हाथ में इतनी बड़ी मछली फंसी थी, फिर भी उसने उसे मारने की कोशिश की। अब वह जिंदगी और मौत के बीच खड़ी थी, जिस पर उसे सिर्फ मौत मिली थी। लेकिन उसे सबसे ज्यादा गुस्सा रूही पर आ रहा था कि आखिरकार वह इतनी किस्मत वाली कैसे हो सकती है, जो इंसान लड़कियों को अपने आसपास भी नहीं आने देता। पूरी दुनिया की लड़कियां जिस इंसान की एक झलक पाने के लिए तरसती है, रूही उसकी वाइफ थी, इतने बड़े खानदान की बहू और इतनी बड़ी फैमिली की बेटी, जिसके दोनों भाई उसे पर जान छिड़कते थे। श्रेया के बर्दाश्त से बाहर था। श्रेया ने चिल्लाते हुए कहा, तुझे नौकरानी में छोड़ूंगी नहीं, तेरी इतनी अच्छी किस्मत कैसे हो सकती है? तुझे सब कुछ मिलता है, इतने सालों तक हमारे घर मैं नौकरानी बनाकर रखने के बाद भी तू अब महारानी बनकर बैठी है। बचपन से ही सब तेरी खूबसूरती देखकर सिर्फ तुझसे बात करना चाहते थे, और अब भी तेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? ये कहकर श्रेया जोर जोर से चिल्लाने लगी। श्रेया को ऐसे देखकर आरव ने अंश और राघव से कहा, अरे तुम दोनों खड़े देख क्या रहे हो? आज तुम दोनों को डॉक्टर ऐसे ही नहीं बनाया। देखो तुम्हारा पेशेंट पागल होकर चिल्ला रहा है, जल्दी से उसका ट्रीटमेंट करो वरना तुम्हें तुम्हारी पेमेंट नहीं मिलेगी। अंश और राघव ने जल्दी से कहा, अरे नहीं मिस्टर ओबरॉय, हम हमारे पेशेंट का अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं, आप हमारी पेमेंट को मत काटना। ये कहकर वह जोर जोर से हंसने लगे। उसी के साथ उन लोगों ने स्विच ऑन कर दिया। श्रेया इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर रूही, जो रुद्राक्ष की गोद में बैठी थी, वह भी कांपने लगी। रुद्राक्ष उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे नॉर्मल करने लगा।
कुछ देर बाद अंश और राघव ने स्विच को ऑफ किया। वही श्रेया की हालत देखकर उन दोनों की हंसी नहीं रख रही थी। तभी आरव ने भी श्रेया की तरफ देखा तो वह भी जोर जोर से हंसने लगा। इसी के साथ बॉडीगार्ड और जॉन भी जोर जोर में हंसने लगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से श्रेया की पूरी बॉडी ब्लैक हो गई थी। किसी कोयले की तरह उसके मुंह से धुआं निकल रहा था। उसके सारे बाल खड़े हो गए थे। यह अभी भी काम रही थी। रुद्राक्ष को भी उसे ऐसे देखकर हंसी आ गई। उसने अंश और राघव की तरफ देखकर कहा, अच्छा जब तुम दोनों को डबल पेमेंट मिलेगी। इतना कहकर वह सभी हंसने लगे। उन सभी को ऐसे हंसता देखकर रूही भी रुद्राक्ष की गोद में से अपना चेहरा बाहर निकलने लगी तो रुद्राक्ष ने उसका चेहरा श्रेया की तरफ किया। एक पल के लिए श्रेया को देखकर रूही को भी हंसी आ गई। वह रुद्राक्ष की गोद में बैठे बैठे अपना पेट पकड़कर हंसने लगी। उसे हंसता देखकर सभी के चेहरे पर सुकून उतर आया। रुद्राक्ष ने फिर से स्विच ऑन करने के लिए कहा तो रूही ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर मासूम चेहरा बनाते हुए कहा, प्लीज रुद्र अब उसे छोड़ दो। इतनी सजा उसके लिए बहुत है। प्लीज मेरे लिए मान जाओ। रुद्राक्ष ने रूही की रिक्वेस्ट सुनकर जॉन की तरफ इशारा करके कहा, जॉन जो इसे छोड़ दो, तुम्हारी लेडी चॉस का ऑर्डर है। रुद्राक्ष का इशारा समझकर जॉन डेविल स्माइल करते हुए श्रेया को वहां से ले गया। वही रुद्राक्ष की बात समझकर हंस, राघव और आरव के चेहरे पर भी डेविल स्माइल आ गई। लेकिन रूही बेचारी मासूम थी। उसे लगा रुद्राक्ष में सच में श्रेया को छोड़ दिया, लेकिन रुद्राक्ष ने तो उसे जॉन से कहकर हमेशा के लिए छोड़ने को कह दिया, यानी कि उसे ऊपर पहुंचाने के लिए कह दिया। अंश और राघव ने हंसते हुए रूही से कहा, वैसे गुड़िया उसकी हेयर स्टाइल काफी अच्छी थी। मैं तो पूछना ही भूल गया कौन सी जगह बनवाई थी। इतना कहकर वह फिर से हंसने लगे। आरव ने उन सब की तरफ देखकर कहा, वैसे उसकी शक्ल देखी कैसे जली हुई रोटी की तरह हो गई थी, एकदम कोयला लग रही थी। सभी ऐसे ही श्रेया की हालत देखकर और याद करके हंसने लगे। वही रुद्राक्ष ने रूही की कमर को कसकर पड़ते हुए उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर रूही के गाल और कान दोनों लाल हो गए। उसने अपना चेहरा रुद्राक्ष के सीने में छुपा दिया। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लग रही हो, यूज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज।